दोस्तों नमस्कार, मैं हूं BL अहिर। आप देख रहे हैं ज्ञान विद BL सर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं समीकरणों को हल करना। समीकरणों को हल करने का मतलब होता है कि आपको संपूर्ण गणित आ जाना, यानी कि गणित के अंदर समीकरणों का जो है सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। भले आप कोई से भी एकेडमिक कोचिंग कर रहे हैं या आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो गणित के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है समीकरणों को हल करना। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं समीकरणों को हल कैसे करते हैं। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको गणित के सारे समाधान मिलने वाले हैं और 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की पूरी गणित का कोर्स यहाँ पर मैं अपलोड करने वाला हूँ बहुत ही सरल तरीके से। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गणित के बेसिक फंडामेंटल्स सभी को पता चले। चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। समीकरण, सबसे पहले ये समझते हैं समीकरण क्या होता है। समीकरण का मतलब होता है कि चर व अचर के बीच गणितीय संक्रियाओं का होना। संक्रियाओं का होना यानी कि चर और अचर के बीच गणितीय संक्रियाओं का होना। इट मीन्स क्या होता है, गणितीय संक्रियाएं क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से समझाऊंगा, बिल्कुल गणित को आसान तरीके से समझेंगे हम। तो गणितीय संक्रियाएं क्या होती है, देखिए दोस्तों गणितीय संक्रिया का मतलब होता है गणित की क्रियाएं। गणित की क्रियाएं, क्रिया का मतलब होता है किसी काम का होना। तो गणित में कौन सी क्रियाएं होती है, कौन सी संक्रियाएं होती हैं, हम ये समझते हैं। गणित के अंदर मूलभूत 4 संक्रियाएं होती है। 4 संक्रियाएं होती है जो हम सभी जानते हैं, जोड़, बाकी, गुणा व भाग। जोड़, बाकी, गुणा, भाग होता है। 4 मूलभूत संक्रियाएं होती है। अभी मैंने कहा समीकरण का मतलब होता है चर व अचर के बीच गणितीय संक्रियाओं का होना। तो चर क्या होता है, अब हम आगे समझते हैं। जैसे संक्रियाएं मैंने बता दिया, जोड़, बाकी, गुणा, भाग होती है संक्रियाएं। अब हम बात करते हैं चर और अचर क्या होता है। चर व अचर, चर और अचर क्या होता है। देखिए दोस्तों अचर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इनके बारे में हमने सभी ने पढ़ा है। वास्तविक संख्याओं को ही हम अचर कहते हैं। तो वास्तविक संख्या का मतलब होता है जैसे आपने प्लस की संख्याएं पढ़ी, माइनस की पढ़ी है, जितनी भी संख्याएं होती है बटे में पढ़ी, इन सबको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। चर किसे कहते हैं, चर वह होता है, चर वह मान होता है, वह मान या वह कोई शब्द अक्षर होता है जिसका मान हमें पता नहीं है। जिसका मान हमें पता न हो उसको हम चर कहते हैं। जिसका मान हमें पता नहीं होता है उसे हम चर कहते हैं। कैसे, जैसे माना कि, और दूसरी चीज़ परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि चर का मान बदलता रहता है लेकिन अचर का मान स्थिर होता है। स्थिर होता है, स्थिर होने का मतलब होता है फिक्स होता है ना। चर का मान बदलता रहता है। चर का मान कैसे बदलेगा, देखिए दोस्तों मैं इसको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ आपको। कि माना कि आपने 5 साल पहले कोई बिस्किट खरीदा, तो बिस्किट को मैं मान लेता हूँ बी, बिस्किट को मैं मान लेता हूँ बी। चर के बारे में हम समझ रहे हैं कैसे मान बदलता है और चर क्या होता है। तो बिल्कुल बेसिक आपको मैं समझाऊंगा कि जैसे माना कि आपने बी लिया, बिस्किट लिया 5 साल पहले, तो उस टाइम पे बिस्किट की जो रेट थी वो 5 रुपये थी। माना कि आपने 5 साल पहले बिस्किट लिया तो उस टाइम पे उस बिस्किट की रेट थी 5 रुपये। लेकिन अगर आप उसी बिस्किट को आज खरीदते हैं तो आज भी वो बिस्किट ही है, वही पैकेट है, लेकिन आज उसकी रेट हो गई माना कि 10 रुपये। तो यहाँ पर क्या चीज़ समझ में आई कि बिस्किट वो का वो था, लेकिन आज से 5 साल पहले उसकी रेट 5 रुपये थी, लेकिन वही बिस्किट आज भी बिस्किट वही है, पैकेट वही है, लेकिन आज उसकी रेट हो गई 10 रुपये। तो देखिए यहाँ पर क्या लिया हमने बी, तो बी इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 10, यानी b 5 भी हो सकता है और b 10 भी हो सकता है। तो यहाँ पर b क्या था, चर था जिसका मान बदलता है। तो
ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो हम चर को क्या मान लेते हैं यहाँ पर एक्स वाई जेड ABCD जो अंग्रेजी के लेटर होते हैं एक्स वाई जेड इन चीज़ों के रूप में मान लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम चर। दूसरी चीज़ होती है अचर। अब अचर क्या होता है? अचर का मैंने लिखा जिसका मान स्थिर होता है। माने कि आपने 5 साल पहले 5 रुपये थे तो उनका मान उस टाइम पे भी 5 रुपये ही था और आज भी उनका मान जो है 5 रुपये ही है। आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं आज कि आज उस 5 रुपये की वैल्यू माने कि 10 रुपये होगी, ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 5 इस जो बराबर है वो 5 के ही रहेगा, 10 के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये वास्तविक संख्याएं हैं, इसलिए इनका मान कभी नहीं बदलेगा। अगर आप लिखेंगे यहाँ पर 10 बराबर तो 10 ही आएगा, आप 10 को बराबर नहीं लिख सकते हैं 20 के। 10 और 20 कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो जो संख्या है वो वही रहती है, लेकिन चर में क्या होता है? माना कि आपने लिखा x का मान आपने लिखा 10, तो x का मान 10 भी हो सकता है, और अगर आप x को 100 लिखेंगे तो भी हो सकता है। यहाँ पर भी x ही है और यहाँ पर भी x है, लेकिन x का मान 10 भी हो सकता है और x का मान 100 भी हो सकता है। लेकिन 10 का मान हमेशा 10 रहेगा और 100 का मान हमेशा 100 ही रहेगा। आप इसको नहीं बदल सकते हैं, ये हमेशा बराबर रहता है। तो जो अचर होता है वास्तविक संख्या होती है, भले आप यहाँ पर -2 लिख रहे हैं तो -2 भी -2 भी जो है वो -2 के बराबर ही रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि -2 और +2 बराबर हो जाएंगे। तो जो संख्याएं जिसका मान नहीं बदलता है उन्हें हम कहते हैं अचर। क्या कहते हैं? अचर। अब हम बात करते हैं समीकरण की। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा चर और अचर के बारे में। अब समीकरण क्या होता है? मैंने अभी बताया समीकरण वह मान होता है जिसमें चर और अचर दोनों के बीच में गणितीय संक्रिया होती है। एक चीज़ मैंने लिखा ही नहीं थी, उसके बराबर में भी कुछ होता है ना। भले आप 0 लिखें या कोई संख्या लिखें तो उसके बराबर में भी कुछ मान होता है, तो उसको हम समीकरण कहते हैं। अब गणितीय संक्रियाएं कैसे होती है? माना कि मैंने यहाँ लिखा x + 2 = 0, तो ये एक समीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x क्या है? चर, और 2 क्या है? अचर। इसके बीच में एक मूलभूत संक्रिया हुई गणित की जिसको हम कहते हैं जोड़। तो अभी मैंने बताया 4 संक्रियाएं होती है गणित की, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। उनमें से कोई सी भी एक संक्रिया अगर हो रही है या सारी संक्रियाएं भी हो सकती है और बराबर में कुछ मान होना चाहिए। यहाँ पर भले 0 है लेकिन बराबर में कुछ होता है तो उसको बोलते हैं हम समीकरण। ऐसे अपना समीकरण ये भी हो सकता है x - 2 = 0, या ऐसा भी हो सकता है x + 2 = 10। कुछ भी मान हो सकता है बराबर में, तो बराबर होना चाहिए और कोई संक्रिया इनके बीच में होनी चाहिए। जैसे माना कि मैं लिखता हूँ 2x + 3 = 5। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और समझने वाली है कि कोई चर और अचर साथ में लिखे हुए हैं ना। जैसे माना कि 3 और x लिख दिया, ये साथ में लिखा है, इनके बीच में कोई संक्रिया में दिख नहीं रही है, लेकिन जो साथ में लिखे हैं ये अचर है और x क्या है? चर। तो अचर और चर साथ में लिखे हैं, इसका मतलब होता है इनके बीच में गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है? गुणा। ये हमेशा आपको याद रखना है। और अगर कोई चर ऐसे लिखा हुआ है और उसके नीचे लिख रखा है 2, इसका मतलब है कि x के अंदर 2 का भाग हो रहा है। क्या हो रहा है? भाग। और ये साथ में लिखे हैं, इसका मतलब क्या है? गुणा। दोस्तों अगर आप इन बेसिक चीज़ों को समझेंगे तभी मैं आगे जो पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगा। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से नहीं समझेंगे तो हो सकता है आपको आगे गणित समझ में नहीं आए। और मेरी एक गारंटी है कि इस तरीके से आपको कोई भी टीचर यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जो इस तरीके से पहले बेसिक्स समझा के फिर आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको यहाँ से आपकी उम्मीद के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो आप एक चीज़ समझ ले, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा कि 3 और x अगर साथ में लिखे हैं, या x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चर कुछ भी हो सकता है, और अगर कोई भी अचर भी कुछ भी हो सकता है। माना यहाँ पर 10 और y लिख दिया मैंने, तो 10 और y भी साथ में लिखे हैं, यानी क्या हो रहा है? इनके बीच में गुणा हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और बटे में है मतलब क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। और जोड़ बाकी का आपको वैसे ही पता चल जाएगा, प्लस लग रहा है या माइनस लग रहा है तो जोड़ बाकी हो रहा है, ये आपको वैसे ही पता चल जाएगा। तो चारों संक्रियाओं में से कोई सी भी संक्रिया हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 और x जो है वो गुणा हो रहा है, 2 और x गुणा भी हो रहा है और उसमें 3 जुड़ भी रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये चर और अचर गुणा हो रहा है और 3 इसमें जुड़ रहा है और बराबर में 5 है। तो ये भी एक समीकरण हो गया जिसमें 2 मूलभूत संक्रियाएं हो रही है, एक तो गुणा और दूसरा क्या हो रहा है? जोड़। 2 संक्रियाएं हो रही है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है समीकरण, माना कि 2x/3 + 4 = 5, ये भी एक समीकरण है। इसमें गुणा भी है, भाग भी है, जोड़ भी है और बराबर में भी संख्या है। तो ये इसमें 3 मूलभूत संक्रियाएं हो रही है, जोड़, गुणा, भाग, 3 तरह की मूलभूत संक्रिया हो रही, तो ये भी एक तरह का समीकरण है। दोस्तों ये समीकरणों को सोल्व करना बहुत सरल होता है, बहुत ही सरल होता है अगर आपको इनका नियम पता चल जाए। तो मैं आपको इसके नियम बता देता हूँ। जैसे इसकी 4 संक्रियाएं होती है गणित की, ऐसे ही इसमें 4 नियम होते हैं समीकरण को हल करने के। 4 नियम क्या होते हैं कि अगर आपके चर
चर व अचर के बीच में जो संक्रियाएं हैं, जैसे माना कि अचर जो है, देखो चर को पृथक करना पड़ता है हमें। पृथक का मतलब होता है अलग। जब भी आपको समीकरण को सोल्व करना होता है, समीकरण को सोल्व करने का मतलब होता है चर से अचर को अलग कर देना। इससे इसको अलग करना ही आपका समीकरण सोल्व करना होता है। कभी भी ध्यान रखना, चर से अचर को अलग करना ही समीकरण को सोल्व करना होता है। जैसे माना कि आपके लिखा है x + 2 = 10, यहाँ पर x + 2 = 10 है। अब इस समीकरण को सोल्व क्यों करेंगे हम, इसको समझो आप। क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है कि हमें x का मान निकालना है, यानी जो चर है, चर का जिसका मान हमें पता नहीं होता है उसका मान निकालना होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उस चर को अलग रखते हैं और उसके बराबर में बाकी सब चीज़ों को भेज देते हैं, तो तब जाके हमारे पास उस चर का मान आता है। तो इसका रूल्स क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर रूल्स ये है कि कोई संख्या चर के साथ अगर जुड़ रही है तो बराबर के इस इधर भेजेंगे, इसको पक्षांतरण कहते हैं, है ना। पक्षांतरण कहते हैं इसको, ट्रांसफ़र कहते हैं इंग्लिश में पक्षांतरण, बराबर के उधर भेजने को। तो जो संख्या इधर प्लस में है तो इधर जाती है तो वो माइनस होती है, ये आपको याद रखना है। और कोई संख्या इधर माइनस में है और बराबर के इधर जाएगी तो वो प्लस की बन जाएगी, है ना। और अगर कोई संख्या इधर गुणा में है तो इधर जाएगी तो वो बटे में चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। और कोई संख्या अगर यहाँ बटे में है तो इधर जाएगी तो वो गुणा में चली जाएगी। किससे गुणा होगी, जो संख्या होगी उससे। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे होगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि कोई संख्या प्लस की है तो वो हो जाएगी माइनस की, कोई संख्या माइनस की है तो वो हो जाएगी प्लस की, और जो गुणा में है वो चली जाएगी भाग में, और जो भाग में है वो चली जाएगी गुणा में। ये छोटा सा नियम आपको याद रखना है। अभी हम शुरुआत से सरल करके समझते हैं। माना कि आपके कोई चर है x चर मानते हैं और इसमें 2 जुड़ रहा है और बराबर में अभी 10 दे रखा माना कि। अब आपको बोलता है इसको हल करें, आपको बोलता है इसको हल करें। हल करने का मतलब इसको सरल करना है, यानी इसका x का मान निकालना है जिसका मान हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x + 2 = 10 है। अभी मैंने बताया कि चर के अंदर अगर अचर जुड़ रहा है तो बराबर के उधर भेजेंगे उसको, तो वो क्या हो जाएगा माइनस। इसकी हमेशा स्टेप होती है, तो स्टेप क्या होगी, x को हम अकेला रखेंगे, इसमें जुड़ रहा है तो प्लस की 2 इधर जाएंगे तो 10 पहले अपनी जगह पर हैं, ये आपको याद रखना है। जो जहाँ पर है वो वहीं रहेगा। प्लस के 2 इधर जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, प्लस वाला हो जाता है -2। अब क्या होगा, आपको जोड़ बाकी आता होगा, यहाँ पर 10 में से 2 घटाएंगे तो x का मान क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये हमारा हल हो चुका है समीकरण, x का मान आ गया 8। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा हम देखते हैं कि जैसे मैं ले लेता हूँ x - 2 = 5, ये लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर x का मान निकालना है तो इस -2 को हम इससे अलग करेंगे, तो x को अकेला रखेंगे। तो आगे का चिन्ह हम करते हैं, x जो है इसके साथ -2 हो रहा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये 5 पहले अपनी जगह है, -2 इधर गए तो +2 हो जाएंगे। अब 5 और 2 को जोड़ देंगे हम तो x का मान आ जाएगा हमारे 5 और 2 7। ये हमारा x का मान आ चुका है। ये सेकंड क्वेश्चन। इसी तरीके से हम थर्ड नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि अभी हमने 2 नियम समझे कि कोई संख्या प्लस की है तो उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और कोई माइनस की है तो पक्षांतरण होने पर वो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, नहीं उस संख्या में जुड़े। अगर आपके ऐसे दे रखा है माना कि x + 5 बराबर में अगर 0 दे रखा है तो क्या होगा, कुछ नहीं, जो प्लस का है वो उधर जाएगा। हमें x का मान निकालना है तो x में 5 प्लस हो रहे हैं तो उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे 5। तो यहाँ माइनस लगा देंगे हम 5 के आगे, क्योंकि ये माइनस की संख्या है, ठीक है। ऐसे ही ये x का मान आ चुका है, x बराबर इधर कुछ भी नहीं रहा है x के साथ में। इसी तरीके से अगर x -5 है बराबर में 0 है तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, x -5 उधर जाएंगे तो प्लस के 5 होंगे। तो प्लस की संख्या का हम प्लस नहीं लगाते हैं, वैसे ही वो प्लस की होती है, तो x का मान आ जाएगा +5। अभी हम आगे देखते हैं कि इसी तरीके से मैंने गुणा भाग के बारे में बताया था। तो कोई संख्या अगर गुणा में है, माना कि यहाँ पर आपके लिखा हुआ है कि 3x = 6, माना कि 3x और बराबर में 6 दे रखे हैं, तो क्या होगा, 3 और x जो है वो गुणा हो रहे हैं, और जो गुणा में होता है मैंने बताया भाग में जाता है, किसके भाग में जाएगा, 6 के भाग में जाएगा। तो ये x अकेला रह जाएगा, 6 इधर है, प्लस के इधर 3 जो है गुणा हो रहे हैं, x के साथ लिखे हैं, इसका मतलब गुणा हो रहे हैं, तो 3 इधर गुणा से इधर जाएंगे तो भाग में चले जाएंगे। अब दोस्तों आपको भाग देना आता होगा, 3 का भाग 6 में चला जाएगा, तो x = 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x का मान आ जाएगा आपके 2। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं
कि अगर आपके लिखा हुआ है x बटा हुआ 2 बराबर 3 माना कि, तो यहाँ पर देखो ये बटे में लिखा मतलब भाग में है, तो जो भाग में होता है वो इधर जाएगा तो बराबर के उधर जाएगा तो पक्षांतरण होने पर गुणा में चला जाएगा, जो भाग वाली संख्या होती है। तो x का मान क्या आएगा, 3 इधर लिखा हुआ है, 2 इधर भाग में इधर गया तो गुणा हो जाएगा 2, तो x का मान आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूरिया 3 दूनी 6, तो x का माना जाएगा आपके 6। तो दोस्तों इस तरीके से हम करेंगे। इसका मैं अगला वीडियो एक और बनाऊँ, अभी बेसिक का हम 4-5 वीडियो हम बनाएंगे जिसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराएंगे ताकि आपको आसानी से आगे के सवाल आ सकें। तो दोस्तों आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारे चैनल को। मैं आपको आगे से आगे वीडियो बना के देता रहूँगा, आपको सारे गणित की जो बेसिक्स हैं वो सारे क्लियर करवाऊँगा ताकि आपको गणित बिल्कुल सरल लगे। तो जितने भी बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं गणित के वो सारे आपको समझाएंगे। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, और जो गणित सीखना चाहते हैं उन लोगों को आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।